आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सर्जन उसका उपयोग करें, सही उपयोग करें, तो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। रोबोटिक सर्जरी में होता ही है कि हम लोग रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन निकाला या अपेंडिक्स सर्जरी किया या और ट्रॉमा सर्जरी किया, तो वो समय उसका बहुत कम रहता है। वो उसी दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। डेटा डाला जाए, मरीज़ का डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट रेट क्या है, उसका फिजिकल कंडीशंस क्या है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगा कि मरीज़ का क्या सिचुएशन, क्या प्रोग्नोसिस है, और वो भी बता देगा कि इसको किस हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाए। पहले ज़माने में कोई भी मरीज़ जाता है हॉस्पिटल में तो उनकी सर्जरी होती है पेट काट के। जब पेट काट के ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें होता है कि कई दिन तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं, रिकवरी बहुत लेट होती है। क्या आम जनता ये रोबोटिक सर्जरी करवा सकती है जिनके पास पैसे कम हैं? अगर गवर्नमेंट का इसमें हेल्प करे, योगदान है, तो रोबोटिक सर्जरी हमारे IGMS में शुरू हो चुकी है और मैंने काफ़ी इस पर उन लोग की मदद की लॉन्च करने के लिए। उन्होंने 100 से ज़्यादा ऑपरेशन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सर्जरी एक नया टूल है जो आउटकम में काफ़ी मदद करेगी और हमारे पेशेंट्स के रिकवरी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। देखिए, रोबोटिक सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी मार्क्स बहुत कम रहते हैं। एक होता है कि लंबा इंसिशन जो देते हैं ओपन सर्जरी, वो नहीं होती। छोटे छोटे सुराख करते हैं हम लोग, और जो साइज़ उसकी होती है 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक, तो वो मार्क बिल्कुल कुछ समय के बाद मार्क बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जो लेडीज़ जो है अपने कॉस्मेटिक पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनके लिए बेहतरीन है वो ऑपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। आजकल की भाग दौड़ बड़ी दुनिया में जहां स्वास्थ्य संबंधित कई सारी समस्याएं सामने आती है, ऐसे में जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं और कभी कभी लोगों को यह नहीं समझ आता कि आखिरकार कौन सा रास्ता चुने। ऐसे में विज्ञान काफी आगे बढ़ गया है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने काम के लिए काफी जाने जाते हैं। आपको बता दें कि रोबोटिक सर्जरी की दुनिया काफी बड़ी हो चुकी है, तो यह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि जो लोग सोचते थे कि रोबोटिक सर्जरी उनके पॉकेट पर असर करेगी, क्या यह सच है? आज सीधे हम बात करेंगे। दरअसल बता दें कि आज हमारे बीच एक जो है ऐसे प्रतिष्ठित सर्जन मौजूद हैं जिन्होंने आधुनिक सर्जरी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमेरिका में कार्यरत डॉक्टर सारिक नजीर न्यूनतम चीरा मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विशेषता रखते हैं। डॉक्टर नजीर, आपका हार्दिक स्वागत है NBC 24 में। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया जी। और ये बहुत ही एक अच्छा मौका है मुझे, ताकि बिहार के निवासियों को और अपने यहाँ के रहने वालों को कुछ मैं रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के बारे में कुछ बात करूँ। जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, आप उनके सामने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कौन से प्रमुख सुझाव रखा है? सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं बिहार का ही हूँ और यहाँ मैं पैदा हुआ। सेंट माइकल हाई स्कूल से मेरी तालीम हासिल हुई है। फिर मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड के बाद मैं अमेरिका में अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ। और मुझे एक प्राइड हासिल होता है कि मैं कहूँ कि मैं 2 जगह रोबोटिक सर्जरी का एक इस्टेब्लिश किया हूँ प्रोग्राम को। एक है NYU हॉस्पिटल में और दूसरा हार्लेम हॉस्पिटल में। जी। और स्मार्ट सर्जरी उसे कहते हैं जो सही वक्त पर, इन राइट टाइम राइट ट्रीटमेंट हो। जी, लेकिन मैंने आपसे एक और पहले ये सवाल पूछा कि आपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात करके क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है आपकी? देखिए, मैंने सम्राट चौधरी साहब से बात हुई, उनका बड़ा अच्छा लगा। वो यंग डायनामिक पॉलिटिशियन हैं और हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ये मैंने पूछा आप उनसे कि क्या आप देखना चाहते हैं अपने इस कार्यकाल में, क्या आपका प्रपोज़ल है, क्या आपका प्लानिंग है? जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ पर काफ़ी एडवांस करना है। जी। और मुझे मौका मिलता है कि मैं यहाँ आता हूँ तो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है मेडिकल साइंस के मामले में। काफ़ी रोबोटिक सर्जरी हो रही है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हुई है और बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है।
बिहार में काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं सिविल सर्विस के लाइन पर, बट डॉक्टर्स के लाइन में काफ़ी कमी महसूस हुई है। और यहाँ के कई हॉस्पिटल्स खुले हैं। अब देखिएगा, कंकड़बाग में रहता हूँ, हर सड़क में 4-5 हॉस्पिटल्स नज़र आते हैं, मगर वो हॉस्पिटल सारे कमर्शियल बन गए हैं। क्या हॉस्पिटल लोगों पर असर कर रही है कि नहीं, क्या लोगों के हेल्थ पर असर हो रहा है कि नहीं, उसके आउटकम पर असर नहीं हो रहा। अभी भी हम देखते हैं कि लोग अगर कोई भी कठिन बीमारी में मुब्तला होते हैं या जूझ रहे होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ पर रहते हैं, तो वो फिर देखिए कि वो मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। हाँ, और जिनके पास पैसा कम रहता है, जिसके चॉइसेस नहीं है, वो बिहारी में रहता है। तो हम क्यों नहीं अपने इस जगह को बेहतर बनाएं ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी यहीं रहकर सही से बेहतरीन ट्रीटमेंट हासिल करें। आपकी नज़र में कैसे बेहतर बन सकता है? और भी तो वही मैंने हमारे सम्राट चौधरी साहब से बात थी, हमारे दोस्त हैं मनीष मंडल जो IGMS के डायरेक्टर, वो भी बैठे हुए थे, और हम लोगों ने कहा कि देखिए IGMS को एक रोल मॉडल बनाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, PMC अनदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रोल मॉडल बनाकर आगे प्रस्तुत रखें, आगे लोग हेल्प कर सकें हम लोग। तो उसमें है कि कई तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। मैंने अभी मेरी टॉक थी IGMS में इस पर ट्रॉमा सर्जरी पर जी। और मैं चूँकि ट्रॉमा सर्जन भी हूँ अमेरिका में, और साथ साथ रोबोटिक सर्जरी भी करता हूँ और बैरियाट्रिक भी सर्जरी भी करता हूँ। तो ट्रॉमा सर्जरी में देखा जाए तो जो लॉस होता है अमूमन यंग पॉपुलेशंस में है। 18 से 45 साल के लोग इस ट्रॉमा सर्जरी से इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे डेथ भी होता है। और उसमें देखा जाए तो प्रोटेक्टिव जो एज है, प्रोटेक्टिव ग्रोथ सोसाइटी का, वो यंग पॉपुलेशंस में है। तो हम लोग ट्रॉमा सर्जरी में ज़्यादा काम करें जी। स्मार्ट सर्जरी को आप कैसे देखते हैं? स्मार्ट सर्जरी, देखिए स्मार्ट सर्जरी का इन्वॉल्वमेंट होता है कि पहले ज़माने में कोई भी मरीज़ जाता है हॉस्पिटल में तो उनकी सर्जरी होती पेट काट के। जब पेट काट के ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें होता है कि कई दिन तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं, रिकवरी बहुत लेट होती है। जब रिकवरी लेट होती है तो वो अपने काम पर, अपने रिटर्न टू वर्क जो कहते हैं, उसमें बहुत लेट पहुंचते हैं। तो स्मार्ट सर्जरी में है कि आप उसको किस तरह से उस पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकें। आप उसको मिनिमल इन्वेसिव वे में, जिसे कहते हैं रोबोटिक सर्जरी के माध्यम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम उसके ऑपरेशन कर सकें और उसमें उसको फ़ायदा पहुँचा सकें, ताकि वो हॉस्पिटल में कम समय रहे, उसको दर्द कम महसूस हो और वो जल्दी अपने काम में, अपने वर्क पर वो जा सके। जी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने सर्जिकल उपचार में क्या क्रांतिकारी बदलाव किए हैं? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो एक टूल है, जैसे कि ओपन सर्जरी करते थे, और रोबोटिक सर्जरी का अलग एक और टूल है। तो रोबोटिक सर्जरी हमारे IGMS में शुरू हो चुकी है और मैंने काफ़ी इस पर उन लोग की मदद की लॉन्च करने के लिए। उन्होंने 100 से ज़्यादा ऑपरेशन किया है। पारस हॉस्पिटल में भी रोबोटिक सर्जरी मौजूद है, और अमेरिका देखा जाए तो हर हॉस्पिटल में 3-4 रोबोटिक। लेकिन कहा जाता है कि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आम जो जनता होती है अफोर्ड नहीं कर पाती है ये। देखिए, चार्जेस तो हैं ज़रूर, मगर अगर देखा जाए, अगर मरीज़ आप रोबोटिक सर्जरी को करते हैं और वो कम समय हॉस्पिटल में रहता है, जिसे कहते हैं इन पेशेंट, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और जल्द ही अपने काम पर वो वापस जा सकता है। तो उसको अगर आउटकम मेजर करते हैं तो उसमें अब देखिएगा कि अब काफ़ी पैसा बचा सकते हैं गवर्नमेंट लेवल का। अगर मरीज़ को आपने ओपन ऑपरेशन किया है, वो मरीज़ 4 दिन से 5 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, फिर वो काम पर वो जा नहीं पाया, उसको काम में जाने के लिए 1 महीना और लगा, तो खर्चा देखिएगा, दोनों को मिलाएगा तो वो ज़्यादा पड़ जाएगा अगर मरीज़ को आप ओपन सर्जरी किया। रोबोटिक सर्जरी में होता है कि हम लोग रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन निकाला या अपेंडिक्स से सर्जरी किया या और ट्रॉमा सर्जरी किया, तो वो समय उसका बहुत कम रहता है। वो उसी दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा घर, और दूसरी जल्द अपने कामों में वापस चला जाएगा। तो उससे फिर लॉसेस जो हैं, प्रोडक्टिव टाइम बहुत कम समय बचता है, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम है। अगर ऑपरेशन करते हैं हम लोग तो ब्लड लॉस होता है काफ़ी, और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है कि दूसरे ऑर्गन्स में डैमेज हो सकता है, तो वो सब कमी होती है अगर रोबोटिक सर्जरी से हम लोग अप्लाई करें टूल। तो क्या आम जनता ये रोबोटिक सर्जरी करवा सकती है जिनके पास पैसे कम हैं? अगर गवर्नमेंट का इसमें हेल्प करे, योगदान रहे। और सम्राट चौधरी से बात हुई थी मुझे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी को
इंकरेज करें और पेशेंट तक पहुंचाएं और यहाँ सर्जन को ट्रेन करें ताकि वो रोबोटिक सर्जरी कर सके, ताकि यहाँ की आम जनता उसके फ़ायदा उठा सके। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ क्या है और किन किन प्रकार की सर्जरी में इसका जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? देखिए, कैंसर ऑपरेशन में बहुत लाभ है और यूरोलॉजी केसेस में जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन है उसमें बहुत लाभ है। फीमेल्स में दिखाया जाए तो जीवाइन केसेस में है, यूट्रस में है, ओवरियन सर्जरीज में काफ़ी लाभदायक है, बैरियाट्रिक सर्जरी में, मोटापा सर्जरी में काफ़ी लाभदायक है। सही हो जाता है अगर हम लोग जैसे अमेरिका में रोबोटिक सर्जरी करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सर्जरी में ऐसा देखा जाता है कि 1 मंथ से 1.5 मंथ हो जाता है लेकिन लोग बेड से उठ नहीं पाते। नहीं, रोबोटिक सर्जरी से अगर माध्यम से ऑपरेशन करें तो पेशेंट उसी दिन घर वापस जा सकता है और 1 हफ्ते के अंदर वो अपने काम पर वापस जा सकता है। तो ये वो जो सेविंग्स आपकी होती है, हॉस्पिटल कॉस्ट जो वो बच जाती है, रिटर्न टू वर्क वो बच जाता है, कॉम्प्लिकेशन रेट वो कम होता है। तो कॉस्ट एनालिसिस किया जाए लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्या रोबोटिक सर्जरी भविष्य में पारंपरिक सर्जरी की जगह ले सकती है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक नया टूल है और वो अमेरिका में देखा जाए तो हर हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं और इंडिया में भी हो रहा है। बॉम्बे में चले जाएं, बेंगलोर में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, वहाँ हो रहा है। कई हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में काफ़ी रोबोटिक सर्जरी आ गई है। तो हम चाहते हैं कि बिहार क्यों पिछड़ा रहे, अब बिहार में ही हम लोग रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं और इससे काफ़ी उपलब्धि होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल यानी कि एआई की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक टूल है जो लोग घबराए हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन वर्क फोर्स को कम कर देगा। वैसा है नहीं। वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सर्जन उसका उपयोग करें, सही उपयोग करें तो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। मैं आपको उदाहरण तौर पर कहता हूं कि अगर मरीज़ को कोई एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बिहार में, इंडिया में और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है कॉज ऑफ डेथ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर मरीज़ जैसे EMS जो आता है एम्बुलेंस पेशेंट को पिकअप करने के लिए, अगर डेटा डाला जाए मरीज़ का डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट रेट क्या है, उसका फिजिकल कंडीशंस क्या है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगा कि मरीज़ का क्या सिचुएशन, क्या प्रोग्नोसिस है और वो भी बता देगा कि इसको किस हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाए, उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए या छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया जाए। तो उससे फिर अब वो जो पेशेंट पहुंचता है हॉस्पिटल में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप जल्द से जल्द उसका सारा इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अगर हम लोग कैट स्कैन कराते हैं, अभी आज मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल सेंट माइकल्स के, तो उन्होंने कहा मैंने MRI कराया और MRI में काफ़ी समय लग गया, 3-4 दिन रिपोर्ट आने में। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह MRI कराया उसी वक्त आपको पूरा सारा रिपोर्ट सामने आ जाएगा। तो वो फ़ायदा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो कभी कभी वो पूरी एनाटमी के बारे में डिस्कस कर देता है कि किस तरह का एनाटमी पेशेंट को होगा। अगर दूसरी चीज़ है कि जब पेशेंट ऑपरेशन से निकल जाता है तो ICU केयर में, जो इंटेंसिव केयर में लोग कहते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेशेंट के बारे में बताता है क्या उसका प्रोग्नोसिस है और वो कैसे ठीक हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हर लेवल्स में काफ़ी बेहतर है। जी, एक और सवाल लेना चाहूँगी कि AI सर्जन के निर्णय लेने की क्षमता को किस प्रकार बेहतर बना सकता है? वो क्षमता को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है हर तरीके से, क्या कि वो सारा देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन फैक्टर में आपको 2 डिफरेंस बताना चाहता हूँ। देखिए, ह्यूमन फैक्टर्स होता है जब इंसान कोई चीज़ लर्न करता है तो कई स्टेप्स हैं। एक होता है लर्निंग, वो लर्न कैसे करता है, ऑब्जर्वेशन से, उसको रिपीटेशन से, उसको मेंटरशिप से वो लर्न करता है। फिर वो जो लर्न करता है तो वो उसको क्लिनिकल जजमेंट में वो तब्दील करता है, उसको ट्रांसलेट करता है उस लर्निंग प्रोसेस को। तीसरा चीज़ है कि वो परसीव करता है ह्यूमन फैक्टर में, वो क्या देखता है और फिर उसको अपने से लगाता है। चौथा है कम्युनिकेशंस, और पांचवा है फीलिंग्स। ये है ह्यूमन फैक्टर फॉर लर्निंग। इसको कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास लर्निंग कैपेसिटी है नंबर 1, परसीविंग कैपेसिटी है और लैंग्वेज कैपेसिटी। उसके पास फीलिंग्स नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, और क्लिनिकल जजमेंट नहीं कर सकता है। तो ये 2 डिफरेंसेस है ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या होता है माध्यम से कि वो डेटा
हम लोग देते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों डेटा रहता है, तो वो फ़ौरन ही वो डेटा के एनालिसिस करने के बाद वो रिज़ल्ट बता देता है कि क्या प्रोग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये फ़ायदा है जी। और मनुष्य का ये है कि हम लोग जैसे लर्न करते हैं तो हमारे पास डेटा कमी है। जैसे एक एक्सपीरियंस हो गया, 10 मरीज़ को देखा, ये 100 मरीज़ को देखा, ये 1000 मरीज़ को देखा, वही लिमिटेड है। जी। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास की डेटा लाखों में है, करोड़ों में है, तो वो जल्दी आउटकम बता देता है, प्रोग्नोसिस बता देता है और रिजल्ट भी बता देता है। एक और सवाल लेना चाहूँगी कि क्या एआई और रोबोटिक तकनीक मरीजों की सुरक्षा और सर्जरी की सफलता दर को बढ़ा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सर्जरी एक नया टूल है जो आउटकम में काफ़ी मदद करेगी और हमारे पेशेंट्स के रिकवरी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। जी, एक और सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरह से नॉर्मल सर्जरी में देखा ये जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो नॉर्मल सर्जरी नहीं करवाना चाहती हैं कि ये जो है स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं, तो क्या रोबोटिक सर्जरी में भी ऐसा होता है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी मार्क्स बहुत कम रहते हैं। एक होता है कि लंबा इंसिशन जो देते हैं ओपन सर्जरी, वो नहीं होती, छोटे छोटे सुराख करते हैं हम लोग, और जो साइज़ उसकी होती है 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक, तो वो मार्क बिल्कुल कुछ समय के बाद मार्क बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जो लेडीज़ जो है अपने कॉस्मेटिक पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनके लिए बेहतरीन है वो ऑपरेशन। डॉक्टर नज़ीर, आपने स्मार्ट सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चिकित्सा जगत के भविष्य की जो तस्वीर हमारे सामने रखी है वो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की ओर संकेत भी करती है। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव और मार्गदर्शन से बिहार सहित पूरे भारत में आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को भी नई गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।